सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। और आज चूंकि जुमे का दिन है और जुमे के दिन हम स्पेशल प्रोग्राम आपके सामने लेकर आते हैं पाक भारत टाकरा, जहां पाकिस्तान से मेहमान हमारे साथ मौजूद होते हैं, एनालिस्ट, तज्जियाकार और सरहद पार भारत से भी हमारे साथ वो मेहमान मौजूद होते हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं होते हैं। हम उनको भी खुलकर बात करने का मौका देते हैं, खुलकर डिबेट होती है पाकिस्तान और भारत दोनों के दरमियान तमाम इश्यूज जो कि मेन इश्यूज हैं उनको हम हाईलाइट करते हैं और कश्मीर की बात हम करना नहीं भूलते हैं। मेहमानों से तारुफ करवाती हूँ। पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब। सर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बैरिस्टर सैफ साहब भी हमारा साथ दे रहे हैं आज के प्रोग्राम में, सर वार्म वेलकम। और भारत से हमारे साथ मौजूद हैं वहाँ के सीनियर जर्नलिस्ट रोहित शर्मा वार्म वेलकम। और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राज कादियान साहब, जनरल साहब वार्म वेलकम इन दी प्रोग्राम। गुफ्तगू का आगाज़ में एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब आपसे करना चाहूँगी। हमने देखा कि भारत ने बारहा हम पर इल्ज़ामात की बुछाड़ की, हमेशा हमें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके आतंकवादी के ठप्पे लगाने की कोशिश की। बहरहाल वक्त ने बहुत कुछ साबित कर दिया। हमारी कुर्बानियों ने, दहशतगर्दी के खिलाफ जो हमने जंग लड़ी, इतनी शहादतें हमने साबित कर दिया, वक्त ने साबित कर दिया। बालाकोट का जो वाक़या हाल ही में पेश आया था उस पर हमने देखा कि उनके अपने ही वज़ीर ख़ारिजा के मुँह से सच निकल गया और उन्होंने अपने ही दावे खुद ही मुस्तरद कर दिए। कितना बड़ा लम्हा फ़िक्री है भारत के लिए कि उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने अपना इमेज किस तरह तबाह कर लिया। देखें, ये तो वक्त के साथ ऐसे ही होना था, क्योंकि जो झूठ और बदगुमानी पैदा करने वाला मामला है ये ज़्यादा देर तक नहीं ठहर सकता। और जैसे आपने कहा कि बिल्कुल उनकी अपनी जो इस वक्त वज़ीर ख़ारिजा हैं उन्होंने बड़ी साफ सुथरी बात कर दी कि कोई पाकिस्तानी जानी नुकसान बालाकोट के मामले में नहीं हुआ, जबकि उस दिन से हम एक पुकार सुन रहे हैं कि जी वहाँ पहले उन्होंने 300 या 350 लोगों की बात की, फिर उसी शाम तक वो 600 या 650 लोगों तक पहुँच गया। फिर उन्होंने कहा जी हमने वहाँ तो बाकायदा वो दहशत गर्दों के ठिकाने थे वो तबाह कर दिए। अगले ही दिन से पाकिस्तान ने बार बार ये कोशिश की उसका सबूत मांगने की, मगर उसका कोई जवाब नहीं आया। बार बार इसी चीज़ को दोहराया गया कि जी हमने जो हमारे मकासद थे पूरे कर दिए। अब देखें कि कितनी ढिठाई से आप इतनी बड़ी बात और इतनी बड़ी धूल जो है वो दुनिया की आंखों में भी झोंक रहे हैं, अपने लोगों के लिए भी आप गलत बयानी कर रहे हैं। और अपने लोगों के सामने गलत बयानी करने का असल मकसद यही है कि ये एक कैंपेन है जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी इलेक्शन की बाजी जो है वो जीतना चाहते हैं। यानी एक इतने छोटे से मकसद के लिए आप इतना बड़ा झूठ भी बोलें और इतनी बड़ी जग हंसाई भी कराएं। दुनिया के किसी कोने से जो भी बालाकोट पे हुआ उसकी पसीराई हिंदुस्तान को नहीं मिली और कहीं से ऐसी आवाज़ नहीं आई कि हाँ जो पाकिस्तान के बारे में नुकसान की बात की जा रही है हिंदुस्तान की तरफ से उसमें कोई ज़रा भर भी सच्चाई है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी आप देख लीजिए कि वो सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर बार बार हिंदुस्तान की तरफ से दावे किए गए जिसको कहीं से पजीराई हासिल नहीं हुई और दुनिया में वो सारे जगहसाई का बायस बने। तो मुझे नहीं समझ आती कि जो हिंदुस्तान की क़यादत है, और अब तो हालत ये है कि उनके अपने अंदर जो लोग हैं, जो ख़ासकर अपोजिशन पार्टीज़ और जो बड़े बड़े लीडरान हैं, वो खुल्लम खुल्ला ये बात कर रहे हैं कि भाई झूठ बोलना अपनी आवाम से छोड़ दो, सिर्फ अपने जो मकासद हैं जो कि बहुत ही शैलो हैं, जो कि बहुत ही कम वक्त हैं, उनकी खातिर आप अपने लोगों को भी मारते हो। वो जो पुलवामा में हुआ 50 लोग आपने मरवा दिए और सवाल पूछा जाने लगा कि और कितनी लाशें आपको चाहिए कि जिसके तहत आप समझते हैं कि आप इलेक्शन जीत सकेंगे। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि झूठ जो है वो वक्त के साथ साथ वो अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता। और हिंदुस्तान के साथ न सिर्फ ये कि उनके अवाम में ये बात अब खूब खुलकर मशहूर हो गई, पूरी दुनिया ने भी इसको देख लिया, लिहाजा उनको कहीं से पजीराई हासिल नहीं हुई। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि अब उनका झूठ खुल्लम खुल्ला जो है वो मंजर आम पर आ चुका। और यही वजह है कि उनकी जो वज़ीर ख़ारिजा है वो ये कोशिश कर रही हैं कि शायद दुनिया में इस तरह अब सच बोलकर जो इतना बड़ा नुकसान उन्होंने उठाया है उसकी किसी हद तक तलाफ़ी की जा सके।
तो ये हकीकत जो है वो कभी आप छुपा नहीं सकते, वो वक्त के साथ साथ मंजर आम पर आया करती है। यही मामला कश्मीर का है कि कश्मीर को आपने जिस तशद्दुद का शिकार करके रखा और जिस दरिंदगी का शिकार करके रखा, अब पूरी दुनिया में कश्मीर के बारे में आवाज़ें उठ रही हैं। ये जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं हिंदुस्तान की तरफ से, ये बिल्कुल यही बात करेंगे कि कश्मीर हमारा मसला है। कि आप कौन होते हैं बात करने वाले? भाई कश्मीर आपका मसला होता तो दुनिया में ये बातें क्यों होती? दुनिया कश्मीर के बारे में वो आप यूरोपियन यूनियन ले लें, अमेरिका ले लें, आपके अंदर की बात ले लें। भारत के एक बड़े इंटरनेशनल मामला है, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं, डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं, और ऐसे पढ़े लिखे लोग अगर सही राय नहीं देंगे तो बाकियों से हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? तो जनरल साहब, आपने शाहिद लतीफ साहब की गुफ्तगू सुनी, आप अक्सर पॉइंट्स लिखते हैं और मैं दरमियान में इंटरप्ट नहीं करती हूँ मेहमान को, तो मैं चाह रही हूँ कि अगर आप उनका भी कोई जवाब देना चाहें वो भी आप दे सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे सिंपल यही है कि अभी जो बालाकोट का जो दौरा है, आपको याद होगा, गैर मुल्की सहाफियों को दावत दी, गैर मुल्की सफीरों को दावत दी कि आइए देखिए कि क्या नुकसान हुआ, कितना जो भारतीय दावत उसकी कलें खुल के रह गई। अब आपकी अपनी वज़ीर खारिजा को हकीकत तस्लीम करनी पड़ी। क्या कहेंगे आप पहले वाली बात पे और अब जो हुआ, दोनों को अगर आप कंपेयर करें? डॉक्टर फिजा, सवाल मुझसे है? जी आपसे है जनरल साहब। ओके डॉक्टर फिजा, देखिए मास्टर साहब ने 3 बातें कही हैं, एक पुलवामा के बारे में, फिर बालाकोट के बारे में और तीसरी कश्मीर के बारे में। जहाँ तक पुलवामा का सवाल है, आपका ये कहना है कि हमला हमने खुद करवाया है, आपसे तो तंजीम जो है आपकी, जैसे मोहम्मद, उसके मेंबर ने 24 घंटे के अंदर, मोहम्मद हसन उसका नाम है, उसने खुद माना था। आपके जो तंजीम के मुखिया हैं आपके, मासूद अजहर, उन्होंने खुद जश्न मनाया, उनको उन्होंने बधाई भी दी जिन्होंने अटैक करवाया था। अगर आप अपने लोगों का सबूत नहीं मानते फिर हमारे ऊपर क्यों डालते हैं? हमारी तो देखिए डेमोक्रेसी है, अपोजिशन वाले कुछ भी बोले, रोज बोलते हैं, उनको पूरी छूट है बोलने की। हमारे तो 130 करोड़ आदमी, 130 करोड़ राय होती है, हमें क्लोज डेमोक्रेसी नहीं है। तो पुलवामा किसने कराए थे? तो आपके लोगों ने माना है, मासूद अजहर ने खुद माना है, जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, आपके फॉरेन मिनिस्टर ने खुद कहा था। आप उससे क्यों नहीं पूछते, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? दूसरा रही बालाकोट की बात, चाहे वहां पर 200 मरे या 300 मरे, सवाल वो नहीं था। सवाल ये था कि मुझे फिर आप मासूद साहब मुझे बोलने दो प्लीज। मैंने आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, आवाज नहीं। देखिए, हमारा इरादा ये नहीं था कि वहाँ कुछ लोगों को मारा जाए। आवाज सुनने में मुझे मसला आ रहा है या दोनों मेहमानों को भी प्रॉब्लम हो रहा है? अगर हो रहा है तो फिर हम कोशिश करते हैं कि उनको फोन पे लेने की कोशिश करें। बैरिस्टर सैफ और शाहिद लतीफ साहब, क्योंकि हम लाइव हैं तो मैं आपसे इसी तरह पूछ सकती हूँ, आपको आवाज क्लियरली आ रही है जनरल साहब की इंडिया से? नहीं, मुझे उनकी आवाज सही नहीं आ रही, बहुत गार्बल्ड है। ठीक, बैरिस्टर सैफ साहब, अगर आप उनको समझ पाए हैं, क्योंकि मुझे आवाज क्लियरली नहीं आई है, तो मैं चाहती हूँ कि आप जवाब देना चाहें। जी, जनरल साहब की जितनी बात मुझे समझ आई है, शुरू में जब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पुलवामा का अटैक हमने खुद ऑर्केस्ट्रेट कराया है, उस पर उनको एतराज़ था कि शायद हम गलत बयानी कर रहे हैं। मैं इसमें बड़ी मुझे हैरानगी हो रही है कि जनरल साहब 7 लाख 8 लाख की फ़ौज कश्मीर जैसे छोटे इलाके में रख कर और सिक्योरिटी का इतना बड़ा रॉ का ऑपरेटस वहाँ पे रख कर एक पुलवामा के वाक़े को कंट्रोल नहीं कर सके। एक वाक़या इनसे हो गया, इतने बड़े सिक्योरिटी ऑपरेटस के बावजूद एक वाक़या होता है, तो इसके तो 2 मतलब निकलते हैं कि या तो जनरल साहब की पूरी हुकूमत, इनकी फ़ौज और इनकी इंटेलिजेंस जो नेटवर्क है वो इतना नाअहल है कि वो एक खुदकुश बमबार को ट्रैप नहीं कर सका, उसको इंटरडिक्ट नहीं कर सका ये हमला करने से पहले। तो अगर ये बात है तो फिर इसका मतलब है कि आप कश्मीर में इफेक्टिवली शिकस्त खा चुके हैं और आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी इतनी बड़ी फौज के बावजूद आप एक खुदकुश धमाका नहीं मैनेज करवा पा रहे। दूसरी बात यह कि अगर ये आपने नहीं करवाया तो फिर तो आपकी सिक्योरिटी की नाअहली है, और अगर सिक्योरिटी आपकी इतनी मजबूत है जितने आप उस पर फ़ख्र करते हैं कि आपने 24 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान से बदला भी ले लिया, बालाकोट में 700 बंदे भी मार दिए,
तो इसका फिर तो ये तो एक लॉजिक के खिलाफ बात बनती है। इसका तो मतलब ये हुआ कि आपकी ये सिक्योरिटी वहाँ पर तो काम करती है लेकिन अपना हमला नहीं करवा पा रही। इसका मतलब है कि ये हमला आपने खुद ही डिज़ाइन करवाया था और आप ही के लोग थे और आप ही ने ये सब कुछ करवाया एक जवाज हासिल करने के लिए कि पाकिस्तान पे हमला कर सकें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा इसी कंटिन्यूएशन में कि देखें, जब इंसान एक बार झूठ बोल लेता है ना तो उसको फिर उस झूठ के दिफा में बार बार झूठ बोलना पड़ता है। ये पहला झूठ था। उसके बाद दूसरा झूठ ये हुआ कि हमने बदला ले लिया। बदले में आपने आकर एक खाली जो है वो पता नहीं कोई कनिस्तर घी के पता नहीं किसके फेंक दिए वहाँ बालाकोट में और कह दिया हमने 600 बंदे मार दिए। उन 600 बंदों में से हमें तो एक कौवे की लाश मिली थी जो बेचारा पता नहीं अपने घोंसले में था और वो कहीं वो कनिस्तर जो है उसके ऊपर आ गिरा और उसके बाद वो बेचारा मर गया। उसके अलावा हमें किसी इंसान की लाश तो वहाँ नहीं नजर आई। अच्छा, उसके बाद फिर पे दर पे झूठ। फिर कहा इधर अभिनंदन हमारे पास बैठा हुआ चाय पी रहा था और ये वहां कह रहे थे कि हमने पाकिस्तान का F-16 गिरा दिया। अब वो F-16 कहां गया, उसका कोई पुर्जा, उसकी कोई इंजन, कोई चीज, कुछ तो दिखाओ। अच्छा, उसका कहीं पायलट भी तुम लोगों के कब्जे में होगा, अगर जिंदा नहीं है तो कोई एटलीस्ट मरे हुए हालत में उसकी लाश ही दिखा दो हमें कि ये तुम्हारा पाकिस्तानी पायलट था जिसको हमने मार दिया। कुछ भी नहीं। और सबसे ऊपर ये कि अभी जो मोदी साहब के बारे में ये स्कैंडल आया है कि अभिनंदन के एक हमशक्ल को साथ लेकर इलेक्शन कैंपेन में फिर रहे हैं और उसको दिखाने के लिए लोगों को कि ये मेरा सपोर्टर है, लोगों से वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, ये एक झूठ के बाद दूसरा झूठ, और वो ऐसे झूठ जो बिल्कुल भोंडे किस्म के झूठ हैं जिनमें शायद जहन को इस्तेमाल करने की बजाय बस भारतीय अवाम के जज्बात से खेलने की कोशिश की गई है। तो वो सारी चीज़ें एक्सपोज हो गई हैं। अब जब इंसान मतलब एक्सपोज हो जाता है तो फिर उसके पास खसियानेपन के अलावा कुछ रहता नहीं है। फिर वो यही कहता है कि नहीं जी हम तो मजलूम है, हमारे साथ जो है एक मौलाना मसूद अजहर जो है वो इनके लिए दर्द सर बन गया है। और वो वही बात है कि मतलब अब बाकी कोई इशू नहीं है इस वक्त। एक मौलाना मसूद अजहर और जैश मोहम्मद एक इशू बन गया जो कि इंडिया की पूरी 8 लाख फौज को उसने जो है ना बड़ी प्यारी बात की कि एक्सपोज होने के बाद फिर जाहिर बात है खुद को मजलूम कहते हैं। तो अब एक्सपोज होने के बाद इनकी अपनी वजीर खारिजा ने जब अपने ही दावे को मुस्तरद कर दिया तो देखते हैं कि अब इनका क्या मौक़िफ़ है। रोहित शर्मा भी वहाँ के सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित, बताइएगा अब आपके मीडिया का क्या मौक़िफ़ है इस बारे में? देखिए, अभी मैं इन साहब की बात सुन रहा था कि ये बोल रहे थे कि पुलवामा में अटैक हो गया, वहाँ पे आर्मी है और रॉ है और उसके बाद भी अटैक हो गया, तो आप कश्मीर को छोड़ क्यों नहीं देते? आपके प्रेसिडेंट के ऊपर अटैक हुआ था, इसी जैश ने किया था। आपने अपने प्रेसिडेंट को छोड़ा या आर्मी को छोड़ा? ऊपर से आपके एक नेवी बेस पे अटैक हुआ, आपने क्या किया? नेवी बंद कर दी क्या? आपके एक शिप के ऊपर लश्कर का अटैक हुआ और शिप को वो कैप्चर करने वाले थे, हाईजैक हो रहा था शिप, आपने क्या किया? आपके ऊपर भी तो अटैक हो रहे हैं। ये लैंग्वेज आप अपने लिए क्यों नहीं यूज करते? आप बोल रहे थे कि बिल्कुल काहिल है, ये काहिलियत आप अपने के लिए यूज क्यों नहीं करते? दूसरी चीज इन्होंने बोली कि वो F-16 गिरा और उसका पायलट की डेड बॉडी दिखा दें। भाई, ये प्रूफ आप अपनी गवर्नमेंट से मांगिए जिसने बोला था हमने दो पायलट कैप्चर कर रखे हैं और उसके बाद सडनली वो एक पायलट हो गया। कैसे हो? पूछा क्या अपनी गवर्नमेंट से कि प्राइम मिनिस्टर क्यों झूठ बोल रहे थे और आपके DG ISPR क्यों झूठ बोल रहे थे कि 2 पायलट पकड़े गए हैं? भैया, ये झूठ आपकी तरफ से हो रहा है, हमारी तरफ से। आपके तो ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर, DG ISPR, आर्मी झूठ बोल रही है, आप हमें झूठा बता रहे हैं। अरे भाई, पूछते तो दो स्टार्टिंग में कैसे बताए थे, किस बेसिस पर बताए थे, क्या प्रूफ था? आप हर बार झूठ नहीं रोहित, यहाँ मैं आपको काटूंगी। हमारे DG ISPR क्यों झूठ बोलेंगे? बोला था तो 2 पायलट पकड़े गए हैं, उनकी PC में नहीं बोला क्या था? फिर उसके बाद वो एक कैसे हो गया पायलट? पूछिए ना, सच बोल रहे थे क्या? मैं जवाब दूं? तो उनका था। शाहिद लतीफ साहब मैं आपकी तरफ आना, 1 मिनट रोहित, ठीक है शाहिद लतीफ साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। जी बैरिस्टर शाहिद लतीफ साहब, आप जवाब देना चाहते हैं? अब ये देखिए, बार बार ये इल्जाम लगाना, फिर हमारे DG ISPR को झूठा कहना, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रही है बात। देखिए, बात ये है, ये तो हवाई फायर है ना। और आप ये इस बात को समझें कि जहां पे एक जहाज को शूट डाउन किया जाता है, कभी अभिनंदन से भी पूछ लें, उसको तो वहां का क्राउड मारने जा रहा था, वो तो उसकी जान लेने जा रहे थे। वो खुद उस शख्स ने स्टेटमेंट में बताया कि मुझे पाकिस्तान के जो ज़मीन पे ट्रुप्स थे उन्होंने मेरे इर्द गिर्द घेरा बनाया और मुझे उस क्राउड से बचाया। कुदरती बात है, जब क्राउड नीचे देखेगा कि एक भारतीय पायलट है वो इजेक्ट कर गया है तो क्राउड तो उसको जान से मार देगा। वहाँ पे क्राउड वायलेंट होता है ना, तो इसलिए उसको बचा लिया गया। अब इसी मामले में जब दूसरे जहाज की भी इत्तला आई तो उसके अंदर जो पायलट था वो क्रैश कर गया था। मैं Su-30 की बात कर रहा हूँ, जो इनका Su-30 हमने गिराया, उसके अंदर ये जो इनिशियल खबर आई थी कि उसका जो पायलट है
वो असल में क्रैश कर चुका था जहाज के साथ। और वहां से जो खबर आई, क्योंकि फौरी तौर पर ये खबरें आई और उसमें शायद ये बताया गया कि वो जो पायलट है वो क्रैश नहीं हुआ, उसको उठा के शायद CMH पहुंचा दिया गया। ये जो जमीन पे लोग होते हैं उनकी तरफ से इस तरह की रिपोर्टिंग हुई थी, जो कि DG ISPR ने बात कर दी, मगर इसका तो कोई ना किसी किस्म का सबूत आया कि जी F-16 जिसकी आप बात कर रहे हैं, सिर्फ इस एक खबर पर आप F-16 के क्रैश की बातें कर रहे हैं। आप दिखाएं कि वो किधर है F-16, आप दिखाएं, आपका फर्ज बनता है ना, दिखाना आपने है या हमने है। और दुनिया ने एक मिनट दुनिया ने नहीं, प्लीज बीच में बात ना करें, मेरी बात सुने, आप अपनी बारी पे बात करें। पूरी दुनिया ने क्या कहा, एक मिनट, पूरी दुनिया ने क्या कहा, पूरी दुनिया ने क्या कहा जब आपने बड़ा जोर दिया कि जी पाकिस्तान ने F-16 इस्तेमाल किए थे, तो अमेरिका की तरफ से क्या जवाब आया? अमेरिका तो आपका पिट्ठू है ना, आपकी पुष्टपनाही करता है। अमेरिका का जवाब आपने सुन लिया था, उसको भी जरा नेगेट करें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास जितने F-16 हैं, हमारे पास सारे नंबर मौजूद हैं, हमारे पास लिस्ट मौजूद है, उनके सारे F-16 पाकिस्तान के पास हैं। पाकिस्तान का कोई F-16 ना तो इस्तेमाल हुआ, बजाय इसके कि आप ये कहें कि एक F-16 क्रैश कर गया तो फिर तो हमारे नंबर्स में से एक कम होता। ये अमेरिका कह रहा है, ये आप कहां की खबरें दे रहे हैं? ये आपने अपना तौर तरीका बना लिया है कि आप उठकर इस तरह की बात करें, लोगों को गुमराह करें। ये आपके लोग तो गुमराह हो सकते हैं, मगर उन्होंने भी सवाल कर लिए। मैंने देखा था एक प्रोग्राम जिसमें आपका एक एंकर उसको एक आम जहाज के पुर्जे को, MiG-21 के पुर्जे को, उसके इंजन के हिस्से को F-16 कहना चाह रहा था, और वहां एक मीडिया का आदमी बैठा था, उसने सरेआम पकड़ा, उसने कहा ये F-16 का हिस्सा नहीं है, ये MiG-21 का हिस्सा है, आप इसको F-16 कैसे कहते हैं? यानी आप अपने लोगों को गुमराह करें, दुनिया को गुमराह करें, मगर ऐसे नहीं हो सकता। ये सारी चीजें इकट्ठी करें तो खुद ब खुद पता चलता है कि आप लोगों को किस तरह मिसलीड करते हैं दुनिया के सामने, और आप दुनिया की भी बात नहीं मानते, पाकिस्तान की बात, अमेरिका की बात तो माने। इसका जवाब दें आप। F-16 की जो स्टेटमेंट और जो बयान आया था, आपने बड़ी मजे की बात की शायद साहब, एग्जैक्टली मैं ये कहने वाली थी। मुझे ब्रेक पे जाना है, 20 सेकंड्स में। लास्ट प्रोग्राम में जवाब क्या देंगे रोहित? ब्रेक के बाद रोहित आपसे जवाब लेंगे। मुझे आपके लास्ट प्रोग्राम का जवाब याद है कि रोहित अमेरिका किस बात पे कहते हैं कि वो अमेरिका की गवाही को मानते ही नहीं है, हर बात में गुमराह करा, हर बात में कहते हैं ना हम नहीं मानते। ब्रेक के बाद इन्हीं तमाम बातों का जवाब मैं लूंगी सरहद पर भारत से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राज कादियान और रोहित शर्मा से। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक भारत टाकरा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान। मेहमानों से दोबारा तारुफ करवा देती हूँ। एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बैरिस्टर सैफ साहब, और हमारे साथ भारत से मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड राज कादियान साहब और रोहित शर्मा। अच्छा जी, ब्रेक से पहले शाहिद लतीफ़ साहब ने बड़ा तफसीली बात की, इसका जवाब मैं जनरल राज कादियान साहब आपसे लेना चाहूँगी, उसके बाद फिर बैरिस्टर सैफ साहब आपको शामिल गुफ्तगू करती हूँ। जी डॉक्टर फिजा, ये बीच में मेरे को आवाज़ आ रही है आपकी, लेकिन वो बात तो मैं कहूँगा पुलवामा के बारे में। जी जाना साहब। वो बात है जनरल साहब, आई एम रियली सॉरी, हम आपको नहीं सुन पा रहे सही तरीके से, कोई टेक्निकल फॉल्ट है। रजा प्लीज आप जरा बात कीजिए इनसे। बैरिस्टर सैफ साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। आपसे मैं जानना चाहूँगी के हवाले से बहुत सी बातें हो रही हैं जी कि बीजेपी गवर्नमेंट या मोदी की गवर्नमेंट ने जिस तरह परफॉर्म किया, एंटाई मुस्लिम कार्ड खेल के, या एंटाई माइनॉरिटी कह देते हैं, वहाँ पे सिख और क्रिश्चियन भी महफूज नहीं है, सिर्फ हिंदू महफूज है, वो भी वही जो माला जपते हैं मोदी के नाम की, बीजेपी के नाम की। आप कैसे देखते हैं कि इंतखाबात के लिए या कुर्सी के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए भी कोई इतना ज़्यादा सेल्फिश हो सकता है, इतना ज़्यादा मीन हो सकता है जिससे नरेंद्र मोदी, अगर नरेंद्र मोदी आता है दोबारा तो बहुत से लोग कह रहे हैं, जो बहुत से लोग समझ नहीं पा रहे इस पॉइंट को, कि भारत का इटसेल्फ बहुत बड़ा नुकसान होगा, पाकिस्तान को उसके आने का फायदा होगा। आप इस बात की गहराई में देखें क्या एनालिसिस देंगे?
देखें, ये तो बड़ी वाज़ेह सी बात है। मेरे ख्याल में पॉलिटिक्स का कोई भी तालिब इल्म जो इस खित्ते की सियासी सूरत हाल पर नज़र रखता है वो इस बात से इनकार नहीं कर सकेगा कि नरेंद्र मोदी साहब की जब से हुकूमत आई है और बीजेपी जब से इक़्तिदार में आई है तो इन्होंने एथनिक कार्ड को, सेक्टेरियन कार्ड को, रिलीजियस कार्ड को बहुत बेदर्दी से इस्तेमाल किया है। और मैं इसको ये कहूँगा कि हिंदुस्तान की जो सेकुलर एक का इमेज था, एक तासुर था, उसको मुकम्मल तौर पर इन्होंने तबाह बर्बाद करके डिस्टॉर्ट कर दिया है। और हिंदुस्तान इस वक्त एक ऐसी रियासत की शक्ल में सामने आया है कि जो अपनी माइनॉरिटीज़ की हक तलफी को एक सियासी ज़रूरत समझती है और उस सियासी ज़रूरत के तहत जो है वो हर किस्म की डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। और मैं तो डिस्क्रिमिनेशन को भी नहीं बल्कि इसको तो मैं एथनिक और रिलीजियस टेररिज्म कहूँगा, क्योंकि इन्होंने तो मज़हब के नाम पर गिरजे भी जलाए हैं, मसाजिद को भी तबाह बर्बाद किया है। और इनके हुजूम जो है वो इतने एक्साइटेड हैं कि वो जहाँ भी मुसलमानों को देखते हैं, कितने वाक़यात हुए हैं, सोशल मीडिया उनको रिपोर्ट कर रहा है जिसमें मुसलमानों को बाकायदा और इवन ईसाइयों को, मसीहियों को जला दिया जाता है, ज़िंदा जला दिया जाता है, ख़वातीन तक को इन्होंने ज़िंदा जलाया है। तो ये तो एक दहशत गर्द रियासत इस वक्त बन चुकी है। सिर्फ अपने शोर शराबे देखें, इनका ये हमेशा से तारीख़ी एक स्टाइल रहा है कि ये जुल्म भी करते हैं लेकिन उसके बाद फिर मजलूम भी बन जाते हैं और मजलूम होकर इतने ज़ोर से ये चीख पुकार करते हैं अपनी मजलूमियत की कि जुल्म की आवाज़ इनकी दब जाती है। लेकिन मेरे ख़्याल में अब इस टेक्नोलॉजी के दौर में और इस मौजूदा दौर में कम्युनिकेशन के इस रिवोल्यूशन के बाद मेरे ख़्याल में इनके झूठ की कली मुकम्मल तौर पर अब खुल चुकी है और ये एक्सपोज हो चुके हैं। और इसकी मैं एक मिसाल दूंगा आपको। देखें, ये पुलवामा का वाक़या जिसने ये सारी टेंशन पैदा की, उससे पहले भी एक वाक़या इन्होंने किया था, वहाँ पर भी इन्होंने एक झूठ बोला था, उड़ी कैंप वाला, कि उड़ी मिलिट्री बेस पर जो हमला हुआ उसके बाद इन्होंने फ़ौरन कहा कि जी ये पाकिस्तान ने, ये एक सेकंड नहीं लगाते बगैर तस्दीक के इनको एक ही दुश्मन नज़र आता है और वो पाकिस्तान है, और फ़ौरन पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया। और उसके कुछ दिनों के बाद वो एक ड्रामा इन्होंने खेला जिसमें इनको खासी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। लेकिन अगर किसी को शर्म आए ही ना तो फिर वो शर्मिंदा तो नहीं होता। अब वो ये कि कहा कि जी हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है अक्रॉस द बॉर्डर और हमने पाकिस्तानी जो है वो टेररिस्ट कैंप्स को निशाना बनाया। वो बजाते खुद एक मजाक था। एक वीडियो इन्होंने रिलीज़ की जिसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा और वो एक बहुत बड़ा इसको ड्रामा बनाया। तो देखिए, ये झूठ को फिर मज़ीद झूठ बोलकर उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ये कवर नहीं होता। इंडिया का जो एक हार्ड कोर और एक ड्रैकोनियन और एक टेररिस्ट फेस है वो अब दुनिया के सामने आश्कारा हो चुका है। और ख़ास तौर पर अगर मोदी साहब दोबारा इस इलेक्शन में खुदा न ख्वास्ता जीत गए और उनकी दोबारा हुकूमत कायम हो गई तो मेरे ख्याल में खित्ते के लिए तो एक मसला होगा ही होगा, लेकिन इसमें एक खुशी की जो किरण है वो ये है कि हिंदुस्तान का अपना भी कबाड़ा हो जाएगा। ठीक है जी, इससे पहले कि मैं रोहित आपकी तरफ आऊँ, छोटा सा एक पॉइंट मेरे ज़हन में था, इसका जवाब मैं शायद लतीफ़ साहब आपसे लेना चाहूँगी, फिर रोहित मैं आपसे इन बातों का जवाब लूँगी कि इन्होंने भी कहा, बैरिस्टर सैफ साहब ने, कि खुदा ना ख्वास्ता अगर मोदी जीत जाता है। मेरा एक सिंपल सवाल ये कि अगर मोदी नहीं जीतता है और बीजेपी को अपोजिशन बेंचों पे बैठना पड़ता है तो क्या कांग्रेस के साथ हम मसला कश्मीर पे बात कर सकते हैं? वो तो इस तरह की ढिठाई का सबूत देगी बीइंग ऑपोजिशन कि वो कोई भी बात पाकिस्तान के साथ नहीं करने देगी बीजेपी अगर ऑपोजिशन में बैठती है कांग्रेस को, यानी जो गवर्नमेंट में होगी। बिल्कुल, बीजेपी जो है उसका तो रवैया हम सबको मालूम है कि कश्मीर के बारे में जो उन्होंने अब तक रवैया अपना रखा है। और ये जो बैरिस्टर साहब बात कर रहे थे बिल्कुल बजा है कि उन्होंने हिंदुस्तान को एक इंतहा पसंदी का रुख दे दिया है। हिंदुस्तान जो है वो हिंदुत्व के लिए है, हिंदुओं के लिए है, वो किसी और के लिए नहीं है। खुल्लम खुल्ला मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सबको मिसमार किया जाना, अक़लियतों पर बारहा हमले करना और किसी को वहाँ सुख का सांस जो है वो ना लेने देना, ये मोदी का एजेंडा है। और इसके तहत आरएसएस जिसका वो आज भी सरगर्म रुकन है वही एजेंडा वो आगे लेकर चल रहे हैं। तो भारत का वो जो एक सेकुलर इमेज है वो तो ख़त्म हो चुका कि ये सब के लिए है, ऐसा नहीं है। बार बार वहाँ पे जो इंतहा पसंदी की तहरीकें हैं और जो खुल्लम खुल्ला सड़कों पे ये जो आरएसएस के तहरीक के जो कारकुन हैं वो तो खुल्लम खुल्ला कहते हैं। और ये भी अब बीजेपी ने कह दिया कि अगर बीजेपी इलेक्शन जीतती है तो जो थोड़ा बहुत अक़लियतों का हक़ है वो भी छीन लिया जाएगा। भारत खालिसतन सिर्फ हिंदुओं के लिए है और हिंदू ही इसमें रह सकते हैं। तो इससे बढ़ के जो इंतहा पसंदी है उसको हवा और कौन देगा? लिहाजा इनका अपोजिशन में बैठना ये कश्मीर के मामले को मजीद बिगाड़ेगा। इनके होते हुए कांग्रेस जो है अगर वो कश्मीर में पेशकदमी करना भी चाहे तो वो नहीं कर सकेगी। मैं 100% इस पर यकीन रखता हूँ।
यानी बीजेपी वाले, शायद लतीफ साहब आपकी बात से मैं कंक्लूड करूं कि बीजेपी हुकूमती बेंचों पे भी नुकसानदेह है और ऑपोजिशन बेंचों पे भी नुकसानदेह, खास तौर पे मसला कश्मीर हल करने के लिए बीजेपी कभी हाथ नहीं पकड़ाएगी, क्योंकि बीजेपी को मेरे ख्याल से मिस एडवेंचर करने का और एंटाई मुस्लिम एंटाई माइनॉरिटी कार्ड खेलने का पता नहीं क्यों मजा आता है, पता नहीं क्या साइकी है। रोहित शर्मा, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी, ये बताइएगा इलेक्शन के हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके यहाँ, क्या सूरत हाल है, आप वहाँ के जर्नलिस्ट हैं, किसको जीतता देखते हैं, आपको क्या लगता है, आपने जो सर्वे किया अभी तक कि मोदी गवर्नमेंट आती दिखाई दे रही है, कांग्रेस, किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है अभी से? अभी सीधे बीजेपी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है इस समय। कांग्रेस तो खुद ही डिफीट एक्सेप्ट कर चुकी है मोर ओवर। तो इसमें जो अभी शाहिद लतीफ साहब बोल रहे थे कि बीजेपी का यहाँ पे रहना बहुत डेंजरस है, तो वो अब समझ लें उन्होंने क्या करना है। बट जहाँ तक मैं बताऊँ, इनकी बात थी कि कांग्रेस की गवर्नमेंट पहले 10 साल थी, उस टाइम पे कौन सी पाकिस्तान से बातचीत हो गई थी? उस टाइम पे भी बातचीत नहीं हुई थी। आपके प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को ऑन रिकॉर्ड बोलना पड़ा कि हम कांग्रेस गवर्नमेंट हमसे बात नहीं कर रही है, हम नेक्स्ट गवर्नमेंट से बात करेंगे। और वो आए भी थे मोदी की स्वेरिंग इन में, यही सोच के आए थे। तो पिछली गवर्नमेंट और नेक्स्ट गवर्नमेंट डजंट मैटर, सबके सब जब एक नेशनल फॉरेन पॉलिसी का इशू होता है तो सारी गवर्नमेंट का लाइन सेम होती है। दूसरी बात ये, अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि अच्छा, लेकिन रोहित सॉरी मैं आपकी बात को काट रही हूं, लेकिन ठीक है, चाहे मुज़ाकरात का काउंट किसी करवट नहीं बैठा था, कांग्रेस और बीजेपी का आपने तो कंपैरिजन किया, लेकिन क्या कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी तब आपके यहाँ इस तरह मुसलमानों पर, सिखों पर तशद्दुद आम था? ये जो तशद्दुद आप बोल रहे हैं, इसके लिए आपके पास कोई रिकॉर्ड हैं? दंगे पहले भी हो रहे थे, वायलेंस पहले भी हो रही थी, रॉयट्स पहले भी हो रहे थे, दंगे रिकॉर्ड पे आएगा ना, वो तो रिकॉर्ड्स पे होता है। आए दिन जो वीडियोस वायरल होती हैं, अभी क्या किया था वो जो लड़की ने बेचारी ने रो रो के वीडियो बनाई थी, क्या वो बात क्या पेश आया था? आप खुद बता दें, आपके चैनल से रिपोर्ट नहीं किया। मैडम वायरल वीडियोस की बात ना करें, क्योंकि रोहित शर्मा कह रहे हैं खड़े पर मुकरने वाली बात कि क्या आपके पास तशद्दुद होता है? आए दिन जो वीडियोस देखते हैं कि हमारी आंखें मुझे जवाब तो देने दीजिए पूरा, मुझे जवाब तो देने दीजिए पूरा। अभी थोड़ी देर पहले रोहित आप जवाब दीजिए, बैरिस्टर साहब मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। जी रोहित, जी रोहित। शाहिद लतीफ साहब थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि एक दूसरा पायलट था जो कि गिरा और उसके बाद वो हॉस्पिटल ले जाया गया और उसके बाद पता चला कि वो पायलट नहीं है। भाई ये प्राइम मिनिस्टर और DGISPR ने ऐसी खबरों के अनुसार, खबरों के बेसिस पे बोल दिया, उन्होंने अपनी कोई कंफर्मेशन नहीं ली, आर्मी वहां पे थी या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहां था। भाई ऐसी एक फोटो आपकी मलिहा लोधी ने UN में दिखाई, जो कि फोटो फेक निकली, सीरिया की निकली। भाई ऐसी खबरें और ऐसी वीडियोस आपको दिख रहे हैं सुबह शाम, उन्हीं वेस्ट वीडियोस और फोटोज के बेसिस पे आप कुछ बोल रहे हैं। और तीसरी चीज अभी इन्होंने बोला कि मोदी के आने से इंडिया की बर्बादी होगी। ठीक है जी, अब आप मुझे बताइएगा कि क्या तशद्दुद भारत में नहीं होता? कश्मीर में जो हो रहा है उसको हम मोहब्बत का नाम दें, अमन का नाम दें, वो तशद्दुद नहीं हो रहा जो पैलेट गन का इस्तेमाल किया जा रहा है? रोहित तो कोई बात नहीं मानने के लिए तैयार। बैरिस्टर साहब नहीं, आप असल नुक्ते की तरफ नहीं आ रहे ना। मैंने पूछा था कि अमेरिका ने जो जवाब दिया है, अमेरिका ने जो स्टेटमेंट दी है, कह देंगे वो गलत है। खत्म नहीं हुआ है, अमेरिका आपका पिट्ठू है, कह देंगे वो गलत है। मैं बीच में नहीं बोल रहा था, ठीक है, मेरा जवाब भी खत्म नहीं हुआ है। मैं बोल रहा था कि ये थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, शाहिद लतीफ साहब जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था, ठीक है। हाँ, जब ये थोड़ी देर पहले ये बोल रहे थे कि इंडिया बर्बाद होने वाला है और पाकिस्तान को इसका फायदा होगा। जस्ट मिनट मैम, इंडिया पिछले 5 साल में फायदा क्या हुआ है इंडिया को? जो आपके डिफेंस मिनिस्टर 4 बार 4 टाइम्स धमकी दी थी न्यूक्लियर अटैक की, वो ही पाकिस्तान आज अमन की बात कर रहा है। ये फायदा हुआ है इंडिया को मोदी के आने का। आप क्या मतलब न्यूक्लियर अटैक की धमकी देंगे? तो रोहित शर्मा ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि पाकिस्तान अमन की बात करे, अमन की बात करने वाला भी आपको विलन दिखाई देता है। मैम ऑन रिकॉर्ड वो अमन नरेंद्र मोदी को आपने हीरो बना दिया हमारे प्रोग्राम में, बैठ के आराम से। आपके नवाज शरीफ के डिफेंस मिनिस्टर ने 4 बार दिया था, वो अमन की बात थी। भैया आप न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहे थे, उस समय तो बड़ा कॉन्फिडेंस था। आज कहाँ है आपके न्यूक्लियर वेपन्स? निकालिए ना। आप तो मतलब कुछ भी बोलते जाएंगे। इंडिया ने कभी आपको अब नवाज शरीफ साहब के बारे में इतना ग्रजेस का इजहार किया जा रहा है, तो नरेंद्र मोदी साहब और नवाज शरीफ साहब की दोस्ती कैसे पॉसिबल थी, ये बता दें। कब थी दोस्ती? दोनों की अपनी पर्सनल दोस्ती है क्या? ये जो अब शर्मा साहब हमें अच्छा दोस्ती थी नहीं, एक की नवासी की शादी में वो वहां से आते हैं और वो उनकी तकरीबें जब हलफ बरदारी थी तो वहां पे कुंबे समेत बेटों समेत चले जाते हैं। जी बैरिस्टर साहब
जी मैं फ़िज़ा ये शर्मा साहब की बात सुन के मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि ये कितनी मासूमियत से झूठ बोल रहे हैं। ये बिल्कुल मेरे ख्याल में इनको सहाफ़त की बजाय भारतीय वजारत ख़ारजा का तर्जुमान होना चाहिए कि वो भी इतनी ढटाई से झूठ बोलते हैं। कहने का मकसद ये कहने लगे थोड़ी देर पहले कि जी कौन कहता है कि ये जुल्म हुआ है और लोगों के साथ जो है मज़हब के नाम पर जुल्म हो रहा है। इनको मैं बताता हूँ, ये चले जाएँ ज़रा वेबसाइट पर और यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स जो है जिनीवा में, वहाँ पर जो हर साल भारत की तरफ से रिपोर्ट जमा कराई जाती है और उस पर जो यूनाइटेड नेशंस कमीशन की तरफ से कमेंट्स होते हैं वो कमेंट्स ज़रा ये खुद पढ़ लें। वो पाकिस्तान ने नहीं लिखे, ना हमारी वजारत खारजा ने लिखे, ना हमारे DGISPR ने बनाए हैं, वो यूनाइटेड नेशंस ने बनाए हैं कि भारत में इस वक्त मज़हब के नाम पर अक़लियतों के साथ क्या हो रहा है। वो रिपोर्टें ये खुद पढ़ लें अगर इनको अंग्रेज़ी आती है, और उसके बाद उस पर हम बहस कर लेंगे। तो झूठ बोलने से तो जुल्म ख़त्म नहीं होता। दूसरी बात यह कि देखें, ये कह रहे हैं कि किसने न्यूक्लियर, भाई धमकियां तो आप देते हैं, जहाज तो आपने भेजे थे, अभिनंदन को तो आपने हमारा मेहमान बनवाया था। अब मैं माजरत के साथ शर्मा साहब के साथ कहना चाह रहा हूं कि अभिनंदन को देख के मुझे ख्याल आया था कि इसको तो मैं अपना 70cc मोटरसाइकिल भी ना चलाने दूं। इन्होंने उसको जो है MiG-21 दे दिया और उसने आके पाकिस्तान में गिरवा दिया। वो तो कहने का मकसद ये इनकी कॉम्पिटेंस तो ये है, इनकी हालत तो ये है, और आगे से हमारे सामने अकड़ते। खुदा ना करे न्यूक्लियर वॉर की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे फौज ही आपके लिए काफ़ी है। हमारी कन्वेंशनल वॉरफेयर की जो मशीनरी है और हमारी जो आर्मी है, हम ही आपके लिए काफ़ी है। हमें आपको न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारा न्यूक्लियर बम खासा कीमती है और हम उसको बड़ी हिफाजत से किसी और वक्त में ना शायद वो अपना वो अजय देवगन फिल्मी हीरो नजर आ रहा था। वही तो बात है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है, उनकी एस्टैब्लिशमेंट फिल्मों से बाहर नहीं आती है। वो समझते हैं कि हकीकी जिंदगी भी फिल्मों पे मबनी होती है। जी शायद लतीफ़ साहब आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी। जी हाँ, नहीं, पहले मैं एक छोटी सी बात ऐड करना चाहता हूं। आपकी तरफ आती रोहित, मुझे शाहिद लतीफ़ साहब का कमेंट। जी शाहिद लतीफ़ साहब देखें, मेरा एक छोटा सा कमेंट ये है कि आपकी तरह बगल में छुरी और मुंह पे राम राम नहीं करता पाकिस्तान। ये जो आपने फिर से एक बलूचिस्तान में मामला शुरू कर दिया है, क्या बात, कौन नहीं जानता कि ये मोदी सरकार और अजीत दोवल की आपस में मिली भगत है। मगर आपको ये भी बता दें कि दुनिया पागल नहीं है, सब समझते हैं। आपने हमें धमकी दी थी ना, और दूसरी तरफ आप ये बात करते हैं कि हम आपसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, और साथ ही साथ आप चुपके से और पीठ पीछे जो छुरा घोंपते हैं, हमें वो भी नज़र आता है। पाकिस्तान छुरे नहीं घोंपता, हम खुल के बात करते हैं। हमने आपसे कहा था ना, आप हमला कीजिए और उसका जवाब देखिए। क्या उसी दिन हमने मुकम्मल कर दिया? ये नहीं, जो बात की थी करके दिखाई, दुनिया के सामने की। आप आए और अगले दिन आपको मजा चखा दिया। हमने कोई पीठ पीछे छुरा नहीं घोंपा, जो कि आप करते हैं, कभी बलूचिस्तान से और कभी आप अफगानिस्तान से। ये कब तक आप करेंगे? हमने तो दुनिया को दिखा दिया कि जो कुछ प्राइम मिनिस्टर ने कहा। ठीक है जी, हम बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह बात करते हैं। ठीक है जी, वक्त में कैसे खत्म हुआ पता नहीं चला जी। एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब, बैरिस्टर सैफ साहब, रोहित शर्मा साहब, कादियान साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक से पहले आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखेगा, ढेर सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।